नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी योगेंद्र यादव की, जिनका दिमाग नक्सली हुआ जा रहा है, और बात होगी अभिजीत दीपके की कि वो किस अधिकार से स्कूलों में इंस्पेक्शन करते हुए घूम रहे हैं। दूसरे मोहिया मोइत्रा फिर से चर्चा में है। इनकी गिरफ्तारी के वारंट इश्यू हो गए हैं, और ये फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे की टीम स्टूडेंट्स के घर वालों को फोन करके एडमिशन लेने के लिए तंग कर रहे हैं। पैसे ठगने का ये एक नया तरीका इजाद किया है। तो इन सब चीजों को समझेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, जय श्री राम। स्वागत है। जय श्री राम। रितेश जी, ये योगेंद्र यादव को क्या हो गया है? ये तो नई कहानियां लापने लगे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जब आपके अंदर का जब जहर बाहर निकलने लग जाए तो क्या होता है कि खैर जहर हुआ कब था, बाहर निकला कैसे था? मुझे भगवान शिव का नहीं, भगवान विष्णु के द्वारा जो एक समुद्र मंथन और देवताओं और असुरों का जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उस दौरान एक जहर का भी उत्पत्ति हुआ था। तो अभी जो है ना, भारत में अभी मंथन चल रहा है और उस मंथन में कुछ जहर बाहर आ रहे हैं। अब ये बाद की बात है कि इस जहर का शिव कौन बनेगा और जहर किसके पास जाएगा। तो खैर, ये जहरीला इंसान की तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं, और इसका जो वीडियो है ना, वो बड़ा ही समझने वाला वीडियो है। और इतना आसानी से आप उसको बोलिएगा, सिर्फ उसने जो एक वीडियो बनाया, वीडियो में वो क्या कह रहा है, पहले वो हम उसको सुनाना चाहिए हमें, ठीक है? जी बिल्कुल, अगर देखने की बात है तो दिखाइए। जिसकी तस्वीर आपको हड़प्पा में भी दिखाई देती है, तो कहीं मोदी जी अनजाने में लाल किले की प्राचीर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पे वार करते करते कहीं शिव की परंपरा को अपमानित तो नहीं कर गए? इस आदमी के अंदर कितना जहर भरा हुआ है, नक्सल शब्द को लेकर के और हिंदुओं के ऊपर इनके मन की बातें बाहर आ जा रही है। तो यही जहर की बात मैं कर रहा था कि कैसे ये नक्सली जो जिन्होंने कत्लेआम मचाया, पूरे देश के अंदर तबाही मचा दी, देश को एकदम एक कोढ़ की तरह से नक्सल और माओवादी संस्थाओं ने एक देश के ऊपर एक कोढ़ के रूप में ये थे, उसको ये आंदोलन बताते हैं ये व्यक्ति। पहला तो इन्हीं के वाक्यों में मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि नक्सल शब्द को कैसे ग्लोरिफिकेशन, उसका उस निगेटिव शब्द है, उसका संबंध हत्या से है, उसका संबंध संसाधन के लूट से है, उसका संबंध एक विधि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले समूह से है। लेकिन उसको ग्लोरीफाई कैसे कर रहे हैं, उसका कनेक्शन कैसे कर रहे हैं? भगवान शिव से कनेक्शन कर रहे हैं और मुरुगन से कनेक्शन कर रहे हैं, यानी उनके बेटे कार्तिकेय से कर रहे हैं। और आपको ये समझना होगा कि ये इम्पैक्ट कहां कहां ये डालना चाहते हैं। सबसे पहले ये दिमागी नक्सल जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो लाल किले से कहा, और उससे पहले दिमागी नक्सल से पहले उन्होंने बोला था कि हथियारी नक्सलों को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है, अब कुछ दिमागी नक्सल बचे हैं, उन्हें भी हम जैसे लोगों को, या फिर जो सिर्फ सरकार ही नहीं, बाकी लोगों को भी चिन्हित करना है और उनको पहचान करके इस देश में उनको भी समाप्त करना है। समाप्त का मतलब उनके विचारों को समाप्त कर देना है। यही दिमागी नक्सली है जो आपके अपने भरोसे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। यही दिमागी नक्सली है। ये एक तरह से भगवान शिव को ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, भगवान कार्तिकेय के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। ये नक्सली शब्द को एक मुरुगन से, यानी भगवान कार्तिकेय से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आप ये समझिए कि कितना जहरीला ये इंसान है। आप एक उसी के वीडियो में एक तस्वीर आई है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। उनके वीडियो में वो दिखे तब फिर मैं बताता हूं। देखिए,
इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि नक्सली यानी कार्तिकेय, ठीक है, ये बताना चाह रहा है आपको। तो ये कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे एक अपने हिंदू समाज को ये अब मोदी जी की बात को तुलना कर रहा है, हिंदू समाज से कनेक्ट कर रहा है। और उसके बाद भी नक्सली का इसमें लिखा हुआ है नक्सली का तमिल रूप, ये एक फोटो है जो देवदत्त पटनायक जो है इस किताब के जो लेखक है जिसकी बात वो कर रहा था, माई गीता करके इसने एक किताब लिखा है। और हालांकि दिमागी नक्सली ये खुद भी व्यक्ति है जिसका किताब वो पढ़ के बता रहा है, ठीक है। अब कितना सही है, देवदत्त पटनायक क्या कहना चाहता है? देवदत्त पटनायक ने जब किताब लिखी माई गीता, तो उसने वो पहले ही लिख दिया है, और कई लोगों ने भी ये बात कही थी कि उसका इंडिया टुडे में कॉन्क्लेव हुआ जिसमें इंडिया टुडे ने भी बताया कि ये गीता का ओरिजिनल रूप नहीं है, उन्होंने जो गीता को समझा है, उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया है, वही गीता इसमें लिखा हुआ है। यानी ये माइथोलॉजी को अपने हिसाब से समझते हैं और अपने हिसाब से ये परोस देते हैं, और इनकी लेफ्ट लीनिंग जो विचारधारा है कई बार खुल करके सामने आ चुकी है। और अब जब आप नक्सली को भगवान कार्तिकेय से जोड़ करके और इसको ग्लोरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात से भी समझना मुश्किल नहीं है कि लोगों का दृष्टि अब कहां पर है। मैंने जीन शार्प की थ्योरी पे आपके चैनल पर बातचीत की थी कि कैसे ये लोग नॉन वायलेंस मेथड के माध्यम से आपके अपने जो भगवान हैं, अपनी जो बिलीफ्स हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। अब क्या है कि ये जोड़ना चाह रहे हैं इतनी बड़ नक्सल, पहले तो शब्द को लेकर के आप समझिए कि वो शब्द ही समझ में आता है कि हाँ भैया कोई हथियार लेके बैठा हुआ है, कोई पता नहीं किसकी गाड़ी को लूट लेगा, पता नहीं किसकी जान ले लेगा। नक्सल शब्द का इससे संबंध आ रहा है। अब अचानक इसका डेफिनेशन बदल करके वो भगवान कार्तिकेय से उसको कनेक्ट कर रहा है, और मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि मोदी जी ने हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने का काम किया है। हिंदुओं को सबको पता है कि कौन नक्सल है, किसको नक्सली कहा जाता है। तो यही काम, ये हमें समझो, ये जो मैं बताने जा रहा हूं कि यही काम असली में दिमागी नक्सलियों का है। वो आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में, हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये बात डालेंगे कि दिमागी नक्सली यानी भगवान शिव का भक्त हम भी हैं, आप भी हैं, और जो भी भगवान शिव का भक्त है वो दिमागी नक्सली है। मतलब मोदी अब हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। देखिए नैरेटिव कहां से कहां जा रहा है और उसको कैसे, लेकिन हकीकत में जो बात बोली गई थी वो बातों को इस बात को सामने करके हकीकत बातों को पीछे छुपा करके मस्ती किया जा रहा है, और ये प्लानिंग की जा रही है कि आगे अब भारत को कैसे परेशान करना है। भारतीय और योगेंद्र यादव की बात जब करते हैं तो योगेंद्र यादव ऐसे कई एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ भी बैठक कर चुके हैं। भारत को परेशान करने वाले लोगों के साथ भी उनकी तस्वीरें कई जगह पे वायरल हुई है। तो आप ये बताइए, ये इतना मीठा बोलते हैं, लेकिन अगर जहर भी मीठा हो तो खाकर लोग मरेंगे ही। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से हमारे समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। ये लोग जब कुछ बात बोलते हैं ना, हर बात को बहुत चबा चबा कर सुनने और समझने की आवश्यकता है। जी, आगे आप क्या कह रही थी, बताइए। और देखिए ना, आपको याद होगा हम दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, तो संसद में पैसे लेकर के सवाल पूछने वाली ममता की बहुत ही करीबी, ममता बनर्जी की बहुत करीबी महिया मोइत्रा, अब उनके जेल जाने का समय आ गया है, उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया है। देखिए असल में क्या है ना, सबके नंबर लग रहे हैं। जी 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 असल में क्या है ना कि ऐसे जितने भी अराजकता फैलाने वाले दिमागी नक्सली लोग हैं, उन सब का नंबर आएगा और एक एक करके आएगा। पहली बात तो ये था कि हम लोग इनको टूल किट गैंग का हिस्सा मानते थे इन लोगों को। अब क्या है कि हम लोगों के पास शब्द नहीं थे कि आखिर वो इनको किस नाम से पुकारा जाए। तो भला हो मोदी जी का, उन्होंने एक नाम दे दिया कि भाई जो हथियारी नक्सली थे वो तो दिखते हैं हथियार लेकर के, अब तो नहीं दिखते हैं, अलग बात है, लेकिन जो दिमागी नक्सली हैं वो अब इसी तरीके से पहचाने जाएंगे
कि ये इनके जो अरेस्टिंग होने वाली है, तो इन लोगों के अरेस्टिंग के पीछे का कारण है कि इन लोगों ने हेट स्पीच किया था। जो अंडा फेंको अभियान चल रहा था वहां पर, जी जी जी। तो इनको भी अंडे मारे जा रहे थे। इनका कहना था हम्म कि जो बुर्का नशी औरतें हैं या बुर्का नशी लोग हैं, वो बुर्का पहन करके इनको अंडा फेंक रहे थे। हम्म। तो बुर्का का संबंध किस मजहब से आता है ये तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। और कैसे ये किसी एक धर्म को या एक रिलीजन को टारगेट करते हुए, जिसके दम पर ये लोग अपना सरकार बनाती आई, जिनको ये लोग बाबू मुन्ना कर करके अपना पूरा सरकार चलाती रही, हिंदुओं का दमन करती रही, और आज सरकार से बाहर हो जाती हैं, तो उन्हीं को आज गरिया करके बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों से ज्यादा स्वार्थी और कौन हो सकता है। और बुर्का को बदनाम करने का अगर काम ये कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इन्हें पता है कि बुर्के के अंदर होता क्या है, बुर्का पहनने के बाद किस तरीके से गलत कार्य को अंजाम दिया जाता है। ये तो यही बात बताना चाह रही थी। और अगर ऐसा ही था, तो जब वहां पर हिंदू संगठन पूछते थे, सवाल खड़े करते थे, तो फिर उस वक्त वो हिंदू संगठनों पर क्यों इस तरह के रवैया अपनाया करती थी। तो जी खैर, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा तो लगाने का काम इनकी पूरी पार्टी ने ही किया है। और अब इन लोगों को एक एक करके चुन चुन करके इनके इनके हिसाब किताब लगाए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है। आरजी कर में भी एक टीएमसी का नेता का नाम आ ही गया है उस मामले में। जी। तो उसी तरह से अभी एक एक करके, अभी ममता बनर्जी भी अपना हिसाब पत्तर निकाल के खड़ी हो गई हैं कि देखो हम तो इतना खर्चा करते हैं, मेरा तो इतना खर्चा होता है, मैं बहुत सीधी सादी साधारण हूँ। और अभिषेक बनर्जी के कारनामे किसी से छुपे नहीं है, आप ही के घर का लड़का है भाई। तो अब आप सोच लीजिए कि किस तरीके से ये एक हाथी के दांत वाली कहानी, ऊपर से हम बड़े सीधे साधे हैं और अंदर से तो माने मेरे से खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता वाली बात है। तो 160 करोड़ रुपए का घपला घालमेल किए बैठी हैं और कहते हैं कि हम रबड़ की चप्पल और सफेद साड़ी पट्टे वाली, जो इनके अनुसार सबसे सस्ती साड़ी होती है, वो ये पहनती है। आपने बिल्कुल सही कहा। और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दिखाने के कुछ और हो। जी। अभिषेक बनर्जी, ये तो ऐसा सुना जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है कि 40-45 सूटकेस लेकर के विदेश गए हैं। लेकिन हमारा जो विदेश मंत्रालय है ना, वो भी बहुत स्मार्ट है। उन्होंने इनके पासपोर्ट में एक चिप लगा दी है। ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे नहीं गए हैं, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे गए हैं, ताकि इनकी हर लोकेशन उन्हें पता रहे। अच्छा, तो जी। खैर, अब वो चिप लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, इस पर तो मैं चिप इन सेंस के मतलब जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, वो आपको जी बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाता है। इन दिस वे आप कहीं भी जाएंगे, आपकी लोकेशन पता चल जाएगी ऑटोमेटिकली। जी आप भाग नहीं बिल्कुल। सकते। और ऐसा आप है ना भाग कि नहीं एक सकते। हम लोग कहते हैं ना कि चोर के आगे केवाला, जी। क्या बोलते हैं, वकील के आगे केवाला और चोर के आगे ताला। तो हम्म। इसको क्या फर्क पड़ता है, जिसके मन हाँ, में ये भी ही बात है। चोरी है, जिसके जो खुद ही फ्रॉड है, और जिसके फ्रॉड के अब सारे मतलब कच्चे चिट्टे बाहर आने लगे। अब हर एक उनके कहाँ कितने फ्लैट हैं, कितनी लड़कियों के साथ है, किसके किसके साथ है, वो सारे तो अब दस्तावेज अब जग जाहिर हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने कारनामे किए हैं और क्या क्या कारनामे किए हैं, और कैसे सिंडिकेट का पैसा इन लोगों तक पहुंचता था, किस तरीके से पूरा का पूरा बंगाल को इन लोगों ने हाईजैक कर रखा था। और पूरे बंगाल का, आप एक कोई कोई व्यापारी होता है, किसी एक क्षेत्र में व्यापार करता है, इनके लिए तो पूरा का पूरा बंगाली समाज ही व्यापार बना हुआ था, है ना। चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो रेहड़ी लगाने वाला हो, चाहे रोड को एनक्रोच करने वाला हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इनके लिए एक बिजनेस मटेरियल था, कंटेंट था कि हम हर जगह से कमाएंगे। और हर बात से, हर विभाग से, और कंप्लीट कंसोलिडेट होकर के एक मोटा पैसा इनके पास पहुंच रहा था। तो अब तो ये सारा का सारा, बोलते हैं ना कि
अब कितना भी अब हज कर लीजिएगा तो भाई 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाएगी तो उसको पुण्य थोड़े मिल जाएगा। तो वही वाली कहानी है। तो बिल्कुल। इनकी इनकी स्थिति यही है कि आने वाले दिनों में ये अगर देखा जाए कुल मिला के जो अभी देश में जिस तरीके से चल रहा है, विपक्ष के सारे कारनामे धीरे धीरे परत दर परत खुलता जा रहा है और वही बौखलाहट है जिसकी वजह से ये लोग हर वो गतिविधि करने को अब तैयार हैं जिससे भारत को, भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को चोट पहुंच सके। जिस भी तरीके से भारत के संसाधन को नुकसान हो सके, भारत के विधि व्यवस्था को नुकसान हो सके, पार्लियामेंट को नुकसान हो सके और जनता जाए, क्या बोलते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस कंसेप्ट पे जो अब पूरा का पूरा विपक्ष काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है और बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है। और इन सारी समस्याओं को लेकर के जितना ये लोग, जैसे कहते हैं ना, मैंने एक बार और आपके यहाँ कहा था, होम्योपैथ की मेडिसिन जब डाल दी जाती है तो जैसे मान लीजिए किसी तरह की खुजली है, वो खुजली और बढ़ा देता है और उसके बाद तो अभी मोदी जी होम्योपैथ की मेडिसिन दिए जा रहे हैं और सब बुलबुला के बाहर आते जा रहे हैं। अब देखते हैं कब तक ये समस्या का समाधान होता है, लेकिन होगा जरूर, ये कंफर्म है। आपने सही कहा। और ये अभिजीत दीप के ये किस हक से स्कूलों में जा रहे हैं, इनको किसने अधिकार दिया? मतलब एक सिस्टम होता है, एक शिक्षा अधिकारी होता है, उससे परमिशन लेकर के जो भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं स्कूलों में, एक सिस्टम के तहत किए जाते हैं। ये कैसे जो है स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कैमरा लेके जा रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हालांकि ये भी ठीक है कि नागरिक को जो है समस्या उठाने का हक है, लेकिन सरकारी स्कूल में जाकर इस तरीके से ऑडिट करना, दिस इज नॉट द वे। जी, यहाँ पर फिर से मैं बताऊंगा वही जीन शार्प वाली थ्योरी 198 जो तरीके बताए गए थे, ये फिर से यहाँ पर वही मैटर आ जाता है कि आखिर ये जो मैटर उठा रहा है, मेरी बात को समझिएगा, ये मैटर कितना बड़ा मैटर है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति खराब है, ये तो कई जगहों पर है। वो फिर महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पंजाब की बात कीजिएगा, दिल्ली की बात कीजिएगा, कहीं का भी बात कर लीजिएगा, ये विधि व्यवस्था आज से खराब नहीं है और धीरे धीरे उन चीजों को अपने अपने स्तर से सरकारें काम करने का प्रयास कर भी रही है। लेकिन अब यहां पर कई तरह के एक्टिविज्म हो सकते थे। आप अब जैसे ही इन विषयों को जब से उठाता है तो वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। हम अगर ये बोले कि अभिजीत दीप के खराब काम कर रहा है, देखिएगा, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, तो इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि भाई वो अगर अच्छे स्कूलों को अच्छा करने की बात कर रहा है तो वो खराब कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं। इनडायरेक्टली तो ये भी कह रहे हैं हम। लेकिन सीधे तौर पे हम बात करें कि अगर स्कूलें खराब है तो आज दिल्ली की बात है, जिसके ये चेले हैं अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली में स्कूलों का मॉडल के नाम पर वो पूरे विश्व में जा जाके पुरस्कार बटोरते थे कि उन्होंने गजब का एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया है पूरे दिल्ली में। आज इन्हीं के मित्र हैं ना, ये आज कॉकरोच के ही तो है सौरभ दास, वो भी घूम रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में, उसकी विधि व्यवस्था उजागर कर रहे हैं। 4 दिन पहले भाजपा की सरकार वहां बनी है, तो 4 दिन में सब ठीक कर लेंगे क्या? लेकिन 12 वर्षों से, जो इतने वर्षों से जो जिस बात को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रहे थे, जैसे पुष्पा में एक स्टाइल है पीछे में पीठ थपथपाने का, पुष्पा फिल्म में, ठीक है, तो अपना पीठ थपथपा के तो अपना पीठ लाल कर लिए थे अरविंद केजरीवाल की, हमने वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनाया है। क्या वर्ल्ड क्लास का स्कूल 6 महीने में खत्म हो गया? ऐसा कौन सा स्कूल बनाया था भाई? और दूसरी बात है कि पंजाब के स्कूलों का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी की सरकार है, ठीक है, झारखंड में भी उनकी ही पार्टी की सरकार है।
हालांकि मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि कहीं का भी सरकार हो, अगर स्कूल की बात है, स्कूल अच्छी होनी चाहिए और इस पर सरकार के जो अंतर्गत इस विभाग हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं, उन पर दबाव बनाने चाहिए, उन विषयों को लेकर के काम करना चाहिए। लेकिन आप जो डायरेक्टली विद्यालय में जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वहां के जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें अनरेस्ट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार एक झटके में सारे विद्यालय के टीचर्स को निकाल देगी क्या, अगर गलत हो रहा है तो? नहीं निकाल देगी। लेकिन आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उस पूरी की पूरी एजुकेशन व्यवस्था पर, जहां पर शिक्षक वहां नियुक्त होकर के आए हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वहां पर अंदर अंदर जो भ्रष्टाचार या कुछ न कुछ काला बाजारी या जो भी गलत गोरख धंधा है, उन विषयों को आप उजागर न करके आप बच्चों की भीड़ में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा मीडिया का लाइमलाइट मिल जाए। एक तो वीडियो ये भी वायरल हुआ कि रात के 10 बजे वो फोन करके प्रिंसिपल को फोन कर रहे हैं कि क्या जी, क्या हाल है, कैसी स्थिति है आपके स्कूलों की। आप बताइए, 10 बजे कोई फोन करता है क्या किसी को? रात के 10 बजे आप स्कूल में, कोई सरकारी विद्यालय में आप जा रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे हैं। यहां मैटर करता है इंटेंशन, यहां मैटर ये नहीं करता है कि आप कर क्या रहे हैं। और अगर आपका इंटेंशन गलत है तो भाई आपका ये कार्यक्रम भी गलत हो गया। इसीलिए स्कूल अच्छा होना चाहिए, स्कूल ठीक होना चाहिए, लेकिन वो इस अराजकता स्टाइल में ठीक नहीं कर सकते हैं। आप किसी पूरे सिस्टम में अनरेस्ट पैदा करके किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। आप पूरे टीचर्स में पैनिक क्रिएट करके, बच्चों में पैनिक क्रिएट करके, या फिर बच्चों के मन में अपने ही शिक्षक के प्रति द्वेष भावना क्रिएट करके आप नहीं सिस्टम ठीक कर सकते, क्योंकि वही बच्चे कल के डेट में उन्हीं शिक्षकों से पढ़ने आएंगे जिनका आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर मेरे पिताजी का मजाक कोई भी उड़ा कर चला जाएगा तो क्या मेरे मन में मेरे पिताजी के प्रति श्रद्धा रहेगी भविष्य में? नहीं रहेगी। उसी तरह से मेरे शिक्षक का मजाक अगर कोई भी आकर के उड़ाएगा तो मैं एक विद्यार्थी के तौर पर मैं उनका सम्मान नहीं कर पाऊंगा और मुझे वो चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी जो मुझे सीखना चाहिए था, जिसका मैं हकदार था। आप ढांचा तो खड़ा कर दोगे, आप वहां पर बढ़िया बढ़िया क्लास कर दोगे, लेकिन शिक्षकों के मन में ना तो बच्चों के प्रति वो भाव बचा रह जाएगा, ना बच्चों के मन में शिक्षकों के प्रति वो भाव बचा रहेगा। इसलिए इन चीजों को हैंडल विथ केयर होना चाहिए। लेकिन ये जो नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी गलत होनी चाहिए, ये गलत है। और इस पर अगर सरकार तुरंत लगाम नहीं लगाई तो पूरा का पूरा विधि व्यवस्था चरमरा जाएगा। ये एक गलत, मतलब मुझे लगता है कि ये मैटर गलत है। जी सही कह रहे हैं, क्योंकि अभियान अगर वास्तव में शिक्षा सुधार के लिए है, अगर वो सच में चाहते हैं कि शिक्षा सुधरे, तो फिर वो मतलब पर्टिकुलर स्टेट्स में क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आपने जिक्र किया पंजाब में, वो नहीं उनको दिखाई दे रहा। झारखंड में इतना सब कुछ हुआ, वहां उन्होंने कोई एक्ट नहीं दिखाया। अब चुनिंदा सरकारों तक जो है उनका ये कहना चाहिए कि जो दिमागी नक्सल है वो दिखाई दे रहा है। और अब तो देखिए, ये जो एक टर्म यूज करी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने कल भी इसका जिक्र किया था कि ऐसा एक स्प्रे कर दिया है कि अब जगह जगह से जो है ये कॉकरोच और इस तरीके के लोग अब निकल के हमें दिखाई दे रहे हैं। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला रितेश जी, और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।